स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। ट्रेन से बहुत सारे यात्री उतरते हैं। तभी उस ट्रेन से एक अमीर व्यक्ति भी नीचे उतरता है गाड़ी से, और जितने भी यात्री उतरे हैं सभी को देखकर जो बगल में बैठे हुए भिखारी हैं वो भी भाग लेते हैं यात्रियों की तरफ। अब उन्हीं भिखारियों में एक लड़की होती है जिसके मैले से कपड़े हैं, हालत बहुत खराब है, और वो भी सबसे कह रही है कि 10 रुपए दे दो, कल से कुछ नहीं खाया है, मेरा पेट भर जाएगा। अब जो गाड़ी से अमीर व्यक्ति उतरा है वो लड़की उससे ही जाकर भीख मांगने लगती है। जैसे ही वो लड़की कहती है कि बाबूजी कुछ खाने के लिए दे दो, तभी वो बाबूजी उस लड़की की तरफ देखता है और वो लड़की बाबूजी की तरफ देखती है, तो वो बाबूजी को छोड़कर उल्टे पांव भागने लगती है। जैसे ही वो लड़की उल्टे पांव भागती है तभी वो सेठ उस लड़की को पकड़ लेता है, अमीर व्यक्ति, और कहता है कि भागकर जाओगी कहाँ, सामना तो तुम्हें मेरा ही करना होगा। आखिर दोस्तों, एक भिखारन का क्या ताल्लुक थे एक अमीर व्यक्ति से, और वो अमीर व्यक्ति उससे ये क्यों कह रहा था कि भागकर जाओगी कहाँ, आओगी तो यहीं पर। तो क्यों एक अमीर व्यक्ति गरीब लड़की से मतलब रखता था, ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो वीडियो को आगे देखना होगा। नमस्कार, सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। तो चलिए स्टोरी की तरफ आगे चलते हैं। स्टोरी होती है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, नौकर चाकर घर में रहते हैं। इस सेठ के घर में, अमीर व्यक्ति के घर में 4 सदस्य हैं। एक तो सेठ खुद है, इनकी पत्नी है, 21 साल की बेटी नेहा है और 8 साल का बेटा है। दोस्तों, बहुत अच्छा परिवार है। परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है, और पैसों की तो वाकई में ही कमी नहीं है भाई, कोई कमी नहीं है। अब नेहा है, वो कॉलेज जाती है। अब नेहा के लिए एक ड्राइवर चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि नेहा कॉलेज जाती है। माँ घर में काम भी देखती है, बिजनेस में पापा का हाथ बटाती है, और जो अमीर व्यक्ति है वो अपना बिजनेस देखता है। भाई 8 साल का है। अब ये जो सेठ होता है ये एक ड्राइवर ढूंढता है अपनी बेटी की गाड़ी के लिए, और इसे ड्राइवर मिल भी जाता है। ड्राइवर का नाम अभिषेक होता है। तुरंत यहाँ पर सेठ उस ड्राइवर को रख लेते हैं क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी, और अब वो ड्राइवर अभिषेक नेहा को कॉलेज छोड़ने जाया करता। दोस्तों, कुछ दिन तो धीरे धीरे बातें चलती हैं, लेकिन नेहा है वो अलग ही तरीके से ड्राइवर की तरफ देखा करती। अक्सर अभिषेक नजरें नीचे कर लिया करता, लेकिन यहाँ पर जो सेठ था उसने ड्राइवर को घर पर ही रख रखा था, क्योंकि थोड़ा सा विश्वास इस अभिषेक पर जम चुका था, और ये वहीं पर इसके लिए एक कमरा लेकर अभिषेक को भी उसी घर में रखा जाता था दोस्तों। लेकिन कमरा अलग था, थोड़ा घर से थोड़ा सा आंगन से दूर था। अब नेहा को जैसे ही वो कॉलेज से लेकर आता है तो एक दिन नेहा अभिषेक की तरफ घूरने लगती है। अभिषेक चुप अपनी गाड़ी चला रहा है, तभी नेहा कहती है कि तुमसे मुझे कुछ बातें करनी है। अभिषेक थोड़ा घबराया सा हो जाता है, क्योंकि टोन नेहा की ऐसी थी कि अभिषेक को डर लगने लगता है। अब नेहा कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अभिषेक कहता है कि तुम क्या कह रही हो मैडम, मैं तुम्हारा नौकर हूँ और तुम्हारी गाड़ी चलाता हूँ, आप मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो, और आपको मुझसे प्यार हो कैसे सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। नेहा कहती है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम नौकर हो या मालिक हो, मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ अभिषेक गाड़ी रोकता है और कहता है कि मेरी बात सुनो मैडम, मेरी मजबूरी है यहाँ पर नौकरी करनी, क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। पैसों की कमी के चलते मैं यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, और ये समाज क्या कहेगा कि एक नौकर सेठ की बेटी को भगा कर ले गया या उससे अपने प्यार में फंसा लिया पैसों को देखकर। तो मैं ये बातें समाज में नहीं बनवाना चाहता। नेहा कहती है कि तुम हामी भरते हो या नहीं, क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकती। नेहा अक्सर अभिषेक के ख्यालों में खोया रही करती और हमेशा उसे याद किया करती जब से नेहा ने अभिषेक को देखा है। अब दोस्तों, यहाँ पर अभिषेक कहता है कि मैडम आप गाड़ी में बैठ जाओ और इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना, वरना मेरे पेट पर लात मर जाएगी और मुझे सेठ साहब नौकरी से निकाल देंगे और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। चुपचाप दोनों घर चले जाते हैं, लेकिन नेहा के मन में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल चल रही थी। वो केवल अभिषेक से प्यार करती और उससे शादी करना चाहती। जितनी भी बार अभिषेक से मिलती बस यही बात होती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मरते दम तक तुमसे प्यार करती रहूँगी। अभिषेक का यही जवाब होता कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा हूँ और मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तुम किसी वहम में जी रही हो।
अब दोस्तों जब दोनों में खींचातानी बढ़ जाती है, अभिषेक जो आंगन से थोड़ी दूर अपने कमरे में रहता है, तो एक दिन 1 बजे सेठ साहब अभिषेक का दरवाजा खटखटाते और कहते हैं कि कब से तुम्हारा फोन मिला रहा हूँ, किस बात के ड्राइवर हो तुम, इतनी देर तक सोते, मतलब तुम इतनी गहरी नींद में सोते हो कि तुमने मेरा फोन नहीं देखा। तो यहाँ पर अभिषेक माफी मांगने लगता है कि साहब मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आपका फोन आ रहा है। तभी सेठ साहब कहते हैं कि जल्दी चलो, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। जब ये बात अभिषेक सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि नेहा उसे अक्सर धमकी दिया करती कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं कुछ ऐसा कदम उठाऊंगी कि तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। अभिषेक अपने पैर बढ़ा तो रहा था, लेकिन उसके अंदर काफी तूफान और काफी बातें ऐसी चल रही थी जो उसने नेहा से पहले की थी। अब दोस्तों जैसे ही अभिषेक कमरे में जाता है और वहां पर जब देखता है ना कि पूरे फर्श पर नेहा का खून पड़ा है और नेहा बेहोश है, तो अभिषेक घबरा जाता है। यहाँ पर नेहा के पिता कहते हैं कि अरे पागल, खड़ा क्या देख रहा है, जल्दी से मेरी बेटी को उठवा और गाड़ी में डलवा, इसकी हालत बहुत खराब है, ये जान से हाथ धो सकती है। अभिषेक संग सा रह जाता है, चुपचाप सेठ के कहने पर सब काम को कर रहा था, लेकिन उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। दोस्तों दोनों ही जने नेहा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। पीछे माँ रोती बिलखती रह जाती है नेहा की। अब नेहा को एडमिट कर दिया जाता है, वहां पर उनके हाथों को देखा जाता है, डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और इलाज चलने लगता है। इलाज जब चल जाता है, बेटी होश में आ जाती है, तो दूसरे दिन अभिषेक तो रात भर वहीं पर रहता है और नेहा का पिता भी वहीं पर रहता है। दूसरे दिन अभिषेक घर जाता है, नेहा की माँ को लेकर आता है और छोटा भाई भी आता है। अब यहाँ पर जो नेहा की माँ है और पिता है, दोनों ही बहुत ताकत लगाते हैं और अपनी बेटी को तरह तरह से पूछते हैं कि बेटी आखिर ऐसी कमी क्या है जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। तो नेहा अपने घर वालों को कुछ भी जवाब नहीं देती है। अभिषेक को पता था ये कदम क्यों उठाया गया है। अब नेहा की माँ और पिता जो हमेशा बिजी रहा करते, उन्हें ऑफिस का भी काम देखना होता, तो वो कहते हैं कि अभिषेक तू यहीं पर रहना, और 8 साल का जो भाई था नेहा का वो भी वहीं पर रहता है और ये कुछ काम से ऑफिस चले जाते हैं, क्योंकि अभिषेक पर अब तक विश्वास बन चुका था। जब माँ और बाबूजी ऑफिस चले जाते हैं तो नेहा कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, अभी तो तुमने थोड़ा सा देखा है, आगे मैं तुम्हें कहीं नहीं पाऊंगी। अभिषेक घबरा जाता है और यहाँ पर जो नेहा का भाई था वो थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल से थोड़ा सा बाहर चला जाता है, कुछ सामान लेने के लिए इसको भेज दिया जाता है। और यहाँ पर अभिषेक कांपने लगता है, रोने लगता है, कहता है कि पागल, प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पापा इतने अमीर हैं नेहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, वरना अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं तुम्हें पूरे समाज के सामने ब्याह कर ले जाता। नेहा कहती है कि हमें पैसों से क्या लेना, और मैं अब यहाँ से घर चली जाऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी करूंगी, क्योंकि मुझे पता है पापा तुमसे मेरी शादी नहीं होने देंगे। दोस्तों 4-5 दिन नेहा का हॉस्पिटल में ही इलाज चलता है, उसके बाद नेहा घर चली जाती है। घर जाने के बाद जैसे ही उसको आराम मिलता है तो वो अब भागने की प्लानिंग कर लेती है। बाहर ये जो अभिषेक है बाइक लेकर खड़ा हो जाता है और एक दिन रात को करीबन 2:30 बजे नेहा अपना बोरिया बिस्तरा बांधती है और वहां से अभिषेक के साथ फरार हो जाती है। जब ये बात नेहा के पिता को पता चलती है तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं होता। माँ संग रह जाती है और पूरे परिवार में दुखी का माहौल हो जाता है, दुख की लहर दौड़ जाती है। यहाँ पर समझ में नहीं आता जो नेहा का पिता होता है सेठ, कि उसे ये हो तो हो क्या रहा है। अब नेहा के पिता अमीर व्यक्ति थे, अपने जैक जुगाड़ उनके अच्छे थे, तो वो बहुत जल्द अपनी बेटी को ढूंढ भी लेते हैं। भागने के बाद करीबन 3 दिन बाद बेटी उनको मिल जाती है, लेकिन जब तक उनको बेटी मिलती है वो बेटी शादीशुदा हो चुकी थी। बेटी ने अभिषेक से दूसरे ही दिन जाकर कोर्ट मैरिज कर ली थी और दोस्तों वो पुलिस कस्टडी में थे, उनको बिल्कुल सुरक्षा के साथ वहां पर शेल्टर होम में रखा जाता है। अब वो पुलिस की निगरानी में हो जाते हैं। पिता क्या कर सकता था, समाज के सामने बेइज्जती हो जाती, अभी किसी को नहीं पता था। यहाँ पर जब भी नेहा के घर वालों को पूछा जाता, पड़ोसी, हालांकि जो अमीर लोग होते हैं उनके पड़ोसी ज्यादा इंटरफेयर किसी के घर में नहीं करते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी जब भी पूछा करते तो कह दिया करते हमारी बेटी विदेश चली गई है और अब वो कई सालों में लौट कर आएगी। अब दोस्तों पड़ोस में तो ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन बेटी ने तो शादी रचा ली थी। अब वहां पर ये जो नेहा का पिता होता है सेठ, वो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तुमने मेरा बहुत नाम कमाया है
और आज के बाद हमारे लिए तू मर चुकी है, हमसे तुम्हारा कोई भी वास्ता नहीं है, भगवान तुम्हें जैसे रखेगा तुम वैसे रहना, और अब हमसे कभी भी कोई रिश्ता या नाता मत रखना। दोस्तों, नेहा नजरें नीचे कर कर बैठ जाती है, अपने पिता को दिलासा भी नहीं देती है और दोनों बाप बेटी के रास्ते अलग हो जाते हैं। नेहा अपने पति के साथ रहने लगती है, पिता अपने घर आ जाता है और बात तो संभली ही पड़ी थी कि बेटी विदेश गई है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता है, समय निकल जाता है 2 साल। 2 साल के बाद जो नेहा का पिता है वो और इसका जो 8 साल का बेटा अब 10 साल का हो चुका था, और इनकी पत्नी कहीं स्पेशल एक गाड़ी, रेलगाड़ी का डिब्बा बुकिंग करते हैं एसी वाला, और उससे घूमने के लिए जाते हैं। घूमने जाते हैं तो वहां पर जैसे ही उस स्टेशन पर उतरते हैं, उतरकर जब चलते हैं तो थोड़ी दूर तो वो नेहा ही होती है जिसके मैले से और फटे से कपड़े होते हैं, और कहती है, बाबूजी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे खाने के लिए क्या आप 10 रुपए देंगे? लेकिन जैसे ही नेहा उस सेठ की तरफ देखती है, अपने पिता की तरफ, तो वहां से भागने लगती है और वो पिता पकड़ कर कहता है कि अब कहाँ जाओगे? पकड़ने के बाद नेहा का पिता कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया था ना, इसी वजह से तुम्हारे पति ने तुम्हें यहाँ पर छोड़ा है, क्योंकि देखकर ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। तो कहता है कि अब तुम अपनी करनी का भुगतान भुगत रही हो और बहुत अच्छे से भुगतो, यही तुम्हें मिलना चाहिए था, तुम इसी को डिजर्व करती हो, इसी के लायक हो तुम, कहने का ये मतलब हो जाता है। लेकिन दोस्तों नेहा की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। जब बेटी की आंखों से आंसू आते हैं तो पिता पीठ फेर कर खड़ा हो जाता है और उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं। लेकिन नेहा की माँ एक कलेजा कर कर अपनी बेटी से कहती है कि तुम रो क्यों रही हो, तुमने ये जीवन चुना था, अब रोने का क्या मतलब है? तो वो कहती है कि नहीं माँ, मैंने ये जीवन नहीं चुना था, भगवान ने मुझे ये जीवन दिया है। तुमसे अलग होने के बाद 1 साल तक मेरे पति ने मुझे रानियों की तरह रखा, मेरी हर चीज का ख्याल रखा, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। एक दिन मेरे पति को बहुत तेज बुखार आता है, बुखार भी ऐसा आता है माँ कि उसके कान से, नाक से और आंखों से ब्लड निकलता है। जब मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ तो वहां पर मुझे एक बहुत चौंकाने वाली खबर मिलती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारे पति को डेंगू हुआ है और इतना ज्यादा ये बढ़ चुका है, इतनी प्लेट तुम्हारे पति की कम हो चुकी हैं कि बचाना नामुमकिन है। 15 मिनट के अंदर माँ मेरे पति ने दम तोड़ दिया था। उस दिन मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे पास कुछ भी नहीं था। वो हमेशा मुझ पर सारा पैसा लुटा दिया करता और मैं उसके साथ बहुत खुश थी, लेकिन मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं बचा था माँ। मैं इस रेलवे स्टेशन पर पता है आपको क्यों आई थी? क्योंकि आपके पास आने का कोई विचार नहीं था। मेरे पास ये नहीं था कि माँ बाप के घर चली जाऊं, मैं यहाँ पर अपने आप को इस दुनिया से विदा करने के लिए आई थी। लेकिन कुछ भिखारियों ने मेरी जान बचाई और मुझसे कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो मैंने उन्हें सारी बातें बताई और इन लोगों ने कहा कि हम भी तो अपना ऐसे जीवन गुजार रहे हैं, क्या तुम अपना जीवन नहीं गुजार सकती? 1 साल मुझे यहाँ पर भीख मांगते मांगते हो गया माँ, और मैं इस हालात में जी रही हूँ। दोस्तों, माँ जब अपनी बेटी की बातें सुनती है ना तो रोने लगती है और कहती है कि पागल, तो एक बार आके तो देखती। तो वो कहती है कि माँ आप स्वीकार कर लेती, लेकिन मेरे पिता का जो घमंड है ना वो मुझे स्वीकारता नहीं। अब यहाँ पर पिता दूर होता है, तभी दोबारा अपनी बेटी पर चिल्लाने लगता है, अपनी पत्नी से कहता है कि दूर हो जाओ इस बदतमीज और आवारा किस्म की लड़की से, तुम क्यों इसकी सहानुभूति दे रही हो इसे, ये इस लायक नहीं है। तभी नेहा की माँ अपने पति को एक तरफ ले जाती है और सारी कहानी उसी तरह बताती है जैसे उसकी बेटी बता रही है। लेकिन नेहा का पिता फिर भी कहता है कि नहीं, मैं इसको नहीं रखूंगा, इसने बहुत बुरा मेरे साथ किया। लेकिन नेहा अपने पति को मनाने में कामयाब हो जाती है और दोस्तों यहाँ से नेहा की दूसरी जिंदगी शुरू हो जाती है। नेहा को ले जाया जाता है, कपड़े दिलाए जाते हैं, नहला धुलाकर घर ले जाया जाता है। तभी पड़ोसी कहते हैं कि अरे नेहा बेटी तो 2 साल में ही वापस आ गई। तो माँ कहती है कि हाँ, अब इनका कोर्स कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर नेहा के लिए 6 महीने के अंदर नेहा का पिता दूसरा दूल्हा ढूंढता है और उसकी शादी कर देता है। शादी करने से पहले कहता है कि अगर तू अब भी मुझे सही देखना चाहती है तो मेरे कहने अनुसार तुम्हें शादी करनी होगी, क्योंकि नेहा नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो। वो हमेशा यहाँ पर अभिषेक की यादों में जीना चाहती, लेकिन पिता ये सब कुछ नहीं चाहता था और नेहा की शादी कर दी जाती है। एक धमकी नुमा नेहा से कहा जाता है कि तुम्हें इससे शादी करनी होगी और दोबारा पलट कर नहीं देखना होगा अपनी उस जिंदगी में जो जिंदगी तुम्हारी निकल चुकी है।
नेहा की शादी नेहा का पिता धूमधाम से कर देता है। उसकी ये बात भी यहाँ पर दब जाती है और दोस्तों नेहा दूसरा जीवन जीने लगती है। ये कहानी थी एक परिवार की। सच्चाई पर ये कहानी आधारित होती है दोस्तों, केवल थोड़ी सी फेरबदल करते हैं। अगर सच सच सबके साथ बोला तो उन लोगों का जीना हराम हो जाएगा। सोशल मीडिया का दौर है, बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। कुछ भाई मेरे ऐसे कहते हैं, कमेंट भी आया था मेरे पास, अब मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहती। उन्होंने कहा है कि क्या बनाकर कहानी सुनाई है साहब, इतनी रचना हम नहीं कर सकते। ये कहानी सत्यता पर आधारित होती हैं और आपने अक्सर ऐसे किस्से और कहानियां क्या पड़ोस में ही देखने को मिल जाता है कभी कभी तो कई बार सुना होगा, आंखों से देखा भी होगा। तो ये सत्यता पर आधारित ही होती हैं, थोड़ी सी फेरबदल की जाती है, जगह स्थान नाम बदल दिए जाते हैं क्योंकि हमें भी आगे जवाब देना है। तो आप लोगों को कैसी लगी स्टोरी? थी ना अच्छी स्टोरी? इस स्टोरी में आपको जो सीख मिली हो प्लीज उसके ऊपर तो आपको अपनी राय रखनी चाहिए। भाई हम भी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो डिजर्व हम भी करते हैं कि आपको कैसी लगी। जो भी आपकी राय है ना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। इस कहानी से कुछ ना कुछ तो सीख लेना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और मेरे भाई और जो भाई हैं बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, सच्ची दिल से सभी को सल्यूट है। मेरी बहनें भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।